अनंत उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, क्यूटी, क्लॉथ चेंज कर लो वरना तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, उठो। और उसे उठाया और उसे वहीं वेट करने को कहकर बाथरूम से बाहर आ गई और उसके कपड़े क्लोसेट रूम से ले जाकर उसके लिए बाथरूम लेकर आई और उसे दिया और बाहर आ गई। कुछ ही देर में आदित्य चेंज करके बाथरूम पहनकर बाहर आया। अनंत टावल लिए उसका वेट कर रही थी। आदित्य आकर चुपचाप बेड पर बैठ गया। अनंत उसको उदास चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने टावल लेकर आदित्य के गीले बालों को सुखाने लगी। वहीं हॉस्पिटल में अश्वथ जल्दी से पहुंचा। वार्ड के बाहर वेटिंग चेयर पे वीआईपी वार्ड होने के कारण वहां चेयर की जगह सोफे लगे हुए थे। वहां दादाजी बैठे हुए थे। उसके साथ औरमन, अंश और प्रत्युष भी थे। अश्वथ की हालत देखकर दादाजी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये उनका पोता अश्वथ है। अश्वथ के बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे और आंखें लाल थी और चेहरे की रौनक बुझ गई थी। सब उसे ऐसे देखकर हैरान थे और मन ने जल्दी से उसे गले लगा लिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब छुपाने की? हाँ, सब कुछ खुद ही सहने का सोच रखा है। हम तो पराए हैं ना, हम सबका ख्याल रखते हो और जब खुद की बारी आती है हमें कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझते। आर यू क्रेजी? अश्वथ, खुद को संभालो, क्या हालत बना रखी है अपनी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी छोटी गिलहरी तुम्हें ऐसे देखेगी उसे बहुत अच्छा लगेगा? इट्स ओके, दोबारा ट्राई कर लेना, अभी तो ज़िंदगी बची है। ऐसे खुद को कमज़ोर पड़ने मत दो, तुम हमारी ताकत हो। समझ में आई बात? अश्वथ बोला, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, आई एम फाइन। और उसे दूर हुआ। दादाजी बोले, तिया को होश आ गया है, डॉक्टर सेन उसका चेकअप कर रही है, कुछ देर बाद मिल सकते हैं। अश्वथ ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद डॉक्टर सेन वार्ड से बाहर आई और बोली, मिस्टर आर्यन, आपकी वाइफ आपसे मिलना चाहती हैं। अश्वथ ने उन्हें देखा, फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और तिया को देखा जो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। अश्वथ की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर तिया पैनिक हो गई तो वो उसे कैसे संभालेगा। वह हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसके कदमों की आहट सुनकर तिया ने अपनी आंखें खोली और अश्वथ को देखा। वो हैरान थी कि अश्वथ ने अपना क्या हाल बना रखा था। कहाँ अश्वथ मिस्टर परफेक्ट था, फिलहाल इस वक्त बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। वह बेड के पास आया और चेयर पर बैठा। तिया ने उसके चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। अश्वथ उसकी हाथ को आहिस्ता से अपने हाथों में लेकर बोला, दर्द हो रहा है? तिया ने हाँ में अपनी पलकें झपकाई। अश्वथ बोला, धीरे धीरे ठीक हो जाओगी। तिया उसे ही देख रही थी। अश्वथ बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तिया बोली, आप मुझसे गुस्सा हो? वो अपनी धीमी आवाज़ में सवाल करते हुए बोली। उसकी आंखें भर आई थी। अश्वथ ने उसकी आंखों को देखा और समझ गया कि तिया को पता है कि उनका बच्चा नहीं रहा। वह उसके हाथ को अपने हाथों से लगाते हुए बोला, नहीं, मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं है। तिया की आंखें अब बरसने लगी। वह बोली, आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना, मैंने हमारे बच्चे का ख्याल नहीं रखा। मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ ना, मैं आपकी बात नहीं मानती हूँ ना। और रोने लगी। उसका रोना देखकर अश्वथ की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने खुद को संभाला और तिया को अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ को रब करते हुए बोला, कहा ना तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। तिया बोली, मेरा बेबी, वो मुझे कैसे छोड़कर जा सकता है, मेरा बेबी। और वह फूट फूट कर रोने लगी। अश्वथ उसे चुप कराते हुए बोला, छोटी गिलहरी, इधर देखो। और उसकी आंखों से आंसू और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, डोंट क्राई। तिया रोते हुए बोली, मेरा बेबी, और रोने लगी। अश्वथ ने वापस उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, शांत हो जाओ छोटी गिलहरी, यू आर माई स्ट्रॉन्ग बेबी। नो, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेबी नहीं रोते हैं ना, यू आर माई वाइफ। पर तिया का रोना बंद नहीं हो रहा था। अश्वथ ने उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, डोंट क्राई, तुम्हें ऐसे रोता देखकर सबको बुरा लगेगा, यू आर स्ट्रॉन्ग। नो। ये सुनकर तिया को सबका ख्याल आया। वो बोली, सब कितने खुश थे, दादाजी और आदित्य, वह तो सबसे ज़्यादा हैप्पी थे।
मेरी वजह से सब लोग कितने अपसेट होंगे। मैंने सबकी खुशी छीन ली। अस्वथ उसे संभालते हुए बोला, खुद को ब्लेम मत करो। जिन्होंने ये किया है उन्हें उनके किए की सज़ा मिल गई है, इसीलिए खुद को ब्लेम मत करो। अब सब ठीक है। ओके, सब ठीक है। हमारे बेबी शायद मुझसे एग्री था, इसीलिए छोड़कर चला गया। बेबी डैडी से एग्री था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, रोना बंद करो। टिया ने अस्वथ को देखा और उसके लाल आंखों को देखकर बोली, आप रो रहे थे ना? अस्वथ बोला, नहीं तो मैं क्यों रोने लगा? आई एम स्ट्रॉन्ग, टिया बोली। आप मेरी वजह से रो रहे थे ना? आई एम सॉरी। मैंने सबको रुलाया, आपको भी रुलाया। मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूँ, आपको ही मेरा ख्याल रखना पड़ता है। मेरी लापरवाही की वजह से मेरा बेबी, मैं बहुत लापरवाह हूँ। मुझे उन लोगों के साथ फ़ाइट करना ही नहीं चाहिए था। ना मैं फ़ाइट करती, ना ही सहाना मुझे स्टेयर से धक्का देती, और ना मैं गिरती, और ना हमारा बेबी हमें छोड़कर जाता, ना आप ऐसे रोते। मुझे पता है आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा। मैंने बेबी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। अस्वथ उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बोला, बिल्कुल भी नहीं। शांत हो जाओ छोटी गिलहरी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा है। मेरी किस्मत ही ऐसी है, खुशियाँ ज़्यादा देर तक टिकती ही नहीं है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा और तुम्हारा मिसकैरेज हो जाएगा। शायद मैंने ही तुम्हें बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कहा था और तुम्हें बहुत रुलाया था और तुम्हें हर्ट किया था। शायद भगवान ने उसी की सज़ा दी है कि उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे दूर कर दिया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसीलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो, ठीक है? और किसने कहा तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो? मेरी छोटी गिलहरी बहुत समझदार है। और उसके माथे को चूम लिया और उसे समझा बुझा कर सुलाया। दवाइयों का ही असर था कि टिया की आंखें भारी होने लगी और वह सो गई। और अस्वथ वहीं बैठा रहा और टिया को देखने लगा। वहीं शहर के दूसरे कोने में एक आलीशान घर में एक 30 साल का लड़का अपने चेहरे पर खुशी लेकर बार बार अपने हाथों में पकड़े ब्लैक कलर के फोल्डर को देखते हुए उस घर में एंटर हुआ और सीधे लिविंग रूम में बैठे लोगों के सामने जाकर खड़ा हो गया। वहाँ पर एक अस्वथ के दादाजी के एज के आदमी सिंगल सोफे पर बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर खड़ूस वाला लुक था, जैसे सालों से वह मुस्कुराए ही ना हो। दूसरी तरफ के सोफे पर एक आदमी और एक औरत बैठे हुए थे, जो उस लड़के को देखकर असमंजस में उसे देख रहे थे। उस आदमी के चेहरे पर भी सीरियसनेस था, बिल्कुल उस आदमी की तरह, और वह औरत भी सीरियस थी। और एक लड़की बैठी हुई थी जिसकी उम्र यही 26-27 की होगी और वह बहुत प्यारी थी। खड़ूस वाले दादाजी का नाम अभिनंदा आनंद था और दूसरे आदमी का नाम अधिराई आनंद था और उसके बगल में बैठी औरत का नाम भानवी आनंद था और वह अधिराई आनंद की वाइफ थी। जो लड़की बैठी हुई थी उसका नाम औसमी आनंद था और वह अधिराई आनंद और भानवी आनंद की बेटी थी। और जो लड़का उनके सामने खड़ा था वह अधिराई आनंद और भानवी आनंद का बड़ा बेटा युवान आनंद था। वह चहकते हुए बोला, दादाजी, पापा मम्मी, मैंने आखिरकार पता लगा ही लिया। औसमीन बोली, और मुझे भूल गए भाई, मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ। ये सुनकर युवान ने उसे इग्नोर किया। दादाजी बोले, क्या पता लगा लिया है और इतना उछल क्यों रहे हो? गलती से अगर तुम फिसल कर गिर गए और तुम्हारी कोई हड्डी वड्डी टूट गई तो? ये सुनकर युवान चुप हो गया। वो अपने दादाजी से बहुत डरता था। उसने अपनी मम्मी को हेल्पलेस होकर देखा। भानवी बोली, पिताजी, इसकी बात तो सुन लीजिए। अधिराई भी बोले, हाँ पिताजी, सुन लीजिए ना। दादाजी ने अपने खड़ूस आवाज़ में कहा, बोलो, तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर इतनी देर तक हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। युवान बिना रुके हुए बोला, पता चल गया है उज्जवल बुआ की बेटी के बारे में। जब यह सबने सुना, सब उसे बेकयानी से देखने लगे, क्योंकि उन्होंने 23 साल लगा दिए थे खोजने के लिए, अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। दादाजी बोले, क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें पता चल गया है? युवान बोला, मैंने न्यूज़ देखा जिसमें पता चला कि मिसेस जैना आर्यन ने उज्जवल बुआ को मरवा दिया था, पर उनकी बेटी को नहीं मार पाई थी। मिसेस जैना को अस्वथ आर्यन ने जेल में पहुंचा दिया है
उज्जवल के बारे में सुनकर सब उदास हो गए। दादाजी जल्दी से बोले, कहाँ है मेरी बच्ची? पता नहीं किस हालत में होगी। युवान बोला, न्यूज़ देखकर मैंने उनके लोगों को पता लगाने के लिए कहा। उन्होंने फाइनली पता लगा लिया कि वह हृदय अग्रवाल के पास थी। हृदय का नाम सुनते ही तीनों बड़े लोगों के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। अधिराय गुस्से में बोले, उस आदमी की इतनी हिम्मत, हमारे घर की बेटी को अपने साथ रखने की हिम्मत, पता नहीं कैसे रखा होगा, कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। दादाजी बोले, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी बच्ची, उसे बस कहीं से भी लेकर आओ। भानवी बोली, पिताजी पूरी बात सुन लेते हैं, फिर उसे लेने हम सब जाएंगे। आखिर इतने साल तक जिसे हम खोज रहे थे, फाइनली वह मिल गई है। युवान बोला, उसका नाम तिया है, तिया अग्रवाल। ये रही उसकी फ़ोटोग्राफ, और फोल्डर से फ़ोटोग्राफ निकाल कर दिया। दादाजी फ़ोटोग्राफ को पकड़कर निहारने लगे। तिया उस फ़ोटोग्राफ में बहुत प्यारी लग रही थी और बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रही थी। दादाजी की आंखों में आंसू टपक कर उस फोटोग्राफ में गिर गए। ओस्मिन जल्दी से खड़ी होकर वह भी अपनी बहन की तस्वीर देखने के लिए चल पड़ी, और वह दादाजी के पीछे से झाँक कर देखते हुए बोली, मम्मा पापा, यह तो बिल्कुल बुआ की तरह है, उनकी तरह सेम नेक नक्श, उनकी तरह ही प्यारी है। अधिराय और भानवी भी तिया की फ़ोटोग्राफ देखने के लिए एक्साइटेड हो गए। युवान अपने माँ पापा को ऐसे देखकर 2 फ़ोटोग्राफ और निकालकर उन्हें देते हुए बोला, मैंने एक्स्ट्रा फ़ोटोग्राफ निकलवा लिया था, मैं नहीं चाहता था कि आप लोग एक फ़ोटोग्राफ के लिए इतना वेट करें। उसने सोच समझकर कहा। उसे डर था कि कहीं उसकी दादाजी की छड़ी उसकी टांगों ना तोड़ दे। युवान जल्दी से बोले, यह अश्वत्थ आर्यन की ही यूनिवर्सिटी में अभी आर्ट डिपार्टमेंट में 2nd ईयर में है, और मम्मी आप जो पेंटिंग खरीद कर लाई थी उसने ही बनाई थी। और एक बात और है जो, और चुप हो गया। उसे ऐसे चुप होते देखकर दादाजी बोले, क्या बात है युवान, बोलो। दादाजी, बात यह है कि तिया इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे सहाना राय ने स्टेयर से धक्का देकर गिरा दिया है। ये सुनकर दादाजी खड़े हो गए और गुस्से में बोले, क्या कहा? मेरी नातिन को 2 कौड़ी की लड़कियों ने सीढ़ियों से गिराने की हिम्मत की, उसे जान से मरवा दो। युवान जल्दी से बोला, नहीं दादाजी, उसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो लड़की अब जेल पहुंच चुकी है और उसकी फैमिली ख़त्म हो चुकी है। उस पर स्टूडेंट्स को टॉर्चर करने, बुली करने और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल हुआ है, और अश्वत्थ आर्यन ने खुद ही केस फाइल करवाया है। अधिराय बोले, अच्छी बात है, अश्वत्थ किसी के साथ गलत होने नहीं दे सकता। युवान मन में बोला, और स्पेशली तिया के साथ तो वह गलत होने नहीं दे सकता। अभी तो मैंने असली बम फोड़ा ही नहीं है जो आप लोगों के होश उड़ा देगा। ओस्मी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी और उसे कुछ तो गड़बड़ होने की स्मेल आ रही थी। उसने बाद में युवान को पकड़कर पूछने का सोचा। दादाजी बोले, हमें अभी हॉस्पिटल चलना है, मुझे अपनी बच्ची को देखना है, पता नहीं वो कैसी हो। भावनवी बोली, युवान गाड़ी निकालो। युवान बोला, पर इतनी रात को, मतलब यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है और हमारा घर हॉस्पिटल से बहुत दूर है। दादाजी ने उसे घूर कर देखा। अधिराय बोले, पिताजी, इतनी रात को जाना ठीक नहीं होगा, हम कल सुबह जाएंगे और उसे लेकर आएंगे, आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। दादाजी बोले, मुझे अपनी तबीयत की कोई चिंता नहीं है, बस मुझे मरने से पहले अपनी नातिन को देखना है और कुछ नहीं, मुझे अभी जाना है। भानवी भी चिंता करते हुए बोली, पिताजी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह चलेंगे, अभी युवान चला जाएगा। चले जाओगे ना युवान? युवान ये सुनकर हड़बड़ा गया। ऊपर से उसे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि कुछ दिनों से वो लगातार तिया का पता लगाने के चक्कर में बिल्कुल भी सोया नहीं था और ना ही ठीक से कुछ खाया था। उसका तो मन कर रहा था कि अभी चक्कर खाकर गिर जाएगा। वो बोला, अब मम्मी चला जाता, लेकिन मेरी ओस्मी जल्दी से बोली, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ दादाजी, आप आराम करिए, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो आप अपनी नातिन को ऐसे मिलेंगे। बहुत समझाने के बाद फाइनली दादाजी मान गए और बोले, ठीक है, पर हम कल सुबह ही जाएंगे। अधिराय बोले, जी पिताजी, हम कल ही जाएंगे और तिया को लेकर आएंगे। ओस्मी बोली, मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ, और वह अपने बॉडीगार्ड्स के साथ निकल गई।
वहीं अधिराई दादाजी को उनके रूम में छोड़ने चले गए और युवान सोफे पर पसर गया। ऐसा नहीं था उसे तिया की चिंता नहीं थी, बस उसका शरीर थक गया था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे। उसे पता था कि तिया अश्वथ की वाइफ है। उसके लिए पूरी आर्यन फैमिली खड़ी थी। भानवी बोली, अश्वथ आर्यन का इतना बार बार नाम क्यों ले रहे थे? पता है ना, उसके बाप ने सब खत्म कर दिया था। उसकी वजह से ही उज्जवल उस घटिया आदमी के झांसे में आ गई थी। युवान बोला, पर अश्वथ की कोई गलती नहीं है ना, सारी गलती उसके डैड की है। उन्होंने भी बहुत कुछ सहा है। दादाजी ने भले ही नाराज़गी में उनसे बात करना छोड़ दिया और अब भी नाराज़ हैं, पर आई नो उन्होंने बिना पता चले ही उनकी हेल्प की थी। आखिर बचपन की दोस्ती को कैसे भूल सकते हैं? भानवी बोली, तिया की हालत कैसी है? सी इज़ फाइन नो, वो चिंता करते हुए बोली। युवान बोला, उसका मिसकैरेज हो गया है। ये सुनकर भानवी उसे देखने लगी। पीछे से आवाज़ आई, व्हाट? युवान ने अपने पापा को देखा और बोला, रॉन्ग वे में मत सोचिए, सी इज़ मिसेज अश्वथ आर्यन। ये सुनकर अधिराई और भानवी एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कह रहे हो क्या मजाक है। युवान बोला, यस, मैंने पूरी रात जाकर पता लगवाया है, चिंता मत करिए, उस आपका सन इन लॉ है ख्याल रखने के लिए। अधिराई सोफे पर बैठते हुए बोले, अश्वथ उससे 11 साल बड़ा है। युवान बोला, पापा, लव इज़ ब्लाइंड। अधिराई उसे घूरकर देखने लगे और बोले, अब उस तारुस आर्यन और रिद्धि अग्रवाल से भी तो हिसाब लेना है, स्पेशली तारुस से। आखिर सारी फसाद की जड़ ही वही तो था। सबको उसने सिर्फ तकलीफ़ें दी हैं। उसकी वजह से मेरी बहन की जान उसकी सो कॉल्ड बीवी ने ले ली। मेरी नज़र में वो माफ़ी के लायक ही नहीं है। भानवी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। युवान तो वहीं सो चुका था, हॉस्पिटल में। दादाजी को अंश और प्रत्युष लेकर वापस आर्यन पैलेस चले गए थे। ऑर्मन और सेल्वन को और आधे बॉडीगार्ड हॉस्पिटल में रुके हुए थे। अश्वथ जागा हुआ था और उसमें भी आधी रात तक हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और रिसेप्शनिस्ट से तिया के वार्ड का पता लगा लिया और अपने गार्ड्स के साथ 5th फ्लोर के लिफ्ट में गए। ऑर्मन बोला, सेल्वन ने अश्वथ के लिए कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ, तुम्हें चाहिए? सेल्वन बोला, नो इट्स ओके। फिर ऑर्मन कॉफ़ी लेने के लिए हॉस्पिटल के 5th फ्लोर पर बने कैंटीन पर चला गया। आर्यन पैलेस में आदित्य अनंत की गोद में अपना सिर रखकर सो गया था, पर अनंत जाग रही थी। उसकी आंखें बेचैन थी। वहीं मिराज के कमरे में निया और मिराज भी जाग रहे थे। मिराज निया को देखकर बोला, सो जाओ। निया ने नाम में सिर हिला दिया। मिराज बोला, निया। निया बोली, नींद नहीं आ रही है, पता नहीं तिया कैसी होगी, उसे पता चला होगा तो कैसे रिएक्ट किया होगा, कुछ गलत ना कर ले। वह अपने बेबी को लेकर बहुत हैप्पी थी। अश्वथ भाई भी कितने खुश थे। वह सबका ख्याल रखते हैं और उनके साथ ऐसा इट्स नॉट फेयर। उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, सिर्फ बुरे लोगों के साथ ही बुरा किया है। मिराज बोला, मुझे भी उसकी टेंशन हो रही है। वह किसी को अपना गम नहीं बताता, भले ही उसकी प्रॉब्लम सोल्व करेगा, पर अपनी परेशानी अकेले ही सहता है। वो बिल्कुल भी नहीं बताएगा और पता नहीं कैसा होगा। शायद अभी भी सबको संभालना है, सोचकर सबको संभाल रहा होगा। पता नहीं कहीं छोटी गिलेरी पैनिक ना हो गई हो आदित्य की तरह। मिराज अपनी चिंता जताते हुए बोला। निया उसे ही देखने लगी। मिराज बेड के पास आया और उसे लिटाते हुए बोला, सो जाओ, चिंता मत करो। निया ने कुछ नहीं कहा। मिराज ने उसकी माथे पर अपने होठ रख दिए। निया की आंखें बंद हो गई। मिराज बोला, अपना ख्याल रखो और ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? निया ने अपनी पलकें झपका दी। मिराज ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा। निया चौंक गई और मिराज को देखने लगी। मिराज ने जल्दी से अपना हाथ हटाना चाहा, पर निया ने उसके हाथ को पकड़ लिया और बोली, आप भी सो जाइए, अश्वथ भाई सब ठीक कर देंगे, इतना टेंशन मत लीजिए। उनका आगे जो बेबी होगा वो उनकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। वो सबका ख्याल रखते हैं, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता और उन लड़कियों को सज़ा मिल चुकी है। देखना, एक दिन उनके लाइफ में छोटा अश्वथ या छोटी तिया ज़रूर आएंगी। अभी तिया की एज ही क्या है, उसने अभी भी बचपना है। मिराज उसके बगल में लेटते हुए बोला,
यू आर राइट। अश्वथ और उसकी छोटी गिलहरी का फ्यूचर ब्राइट होगा। फिर भी अश्वथ और छोटी गिलहरी ने अपना बेबी खोया है। इतने सालों तक अंधेरे में रहने के बाद अश्वथ को पता चला था कि उसमें कभी कोई कमी थी ही नहीं। उसके साथ गेम खेला जा रहा था, पर छोटी गिलहरी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ ने उसे सरप्राइज कर दिया था। वो बहुत हैप्पी था। सब ठीक हो जाएगा, निया बोली, पर मिराज की आंखों में नींद नहीं थी। उसे अश्वथ और तिया की फिक्र हो रही थी। ओरियन ने ओजल को भी सुला दिया था। थके होने की वजह से वो सो चुकी थी। ओरियन भी जाग रहा था, उसकी आंखों में भी नींद नहीं थी। दादाजी भी जाग रहे थे, वो बड़ी मुश्किल से सोए थे। हॉस्पिटल में ओरियन कॉफ़ी से भरे 2 कप लेकर वार्ड की तरफ जा रहा था। वो लिफ्ट के पास पहुंचा, उसी वक्त ओस्मिन लिफ्ट का डोर खोलने बाहर निकली और ओरमन के हाथ साथ टकराव हो गई। ओरमन के हाथ में पकड़ी कॉफ़ी दोनों के कपड़ों पर गिर गई। कॉफ़ी गर्म थी। ओस्मी चिल्लाकर बोली, तुम्हें कम दिखता है क्या? मैं तुम्हें दिखाई नहीं दी, मेरे कपड़े ख़राब कर दिए। ओरमन भी गुस्से में बोला, एक्सक्यूज़ मी मैडम, मुझे अच्छे से दिखाई देता है, पर आप ही गलत टाइम पर लिफ्ट से निकली। गलती आपकी है। गार्ड्स भी जल्दी से आ गए थे। ओस्मी बोली, और रियली मिस्टर, शायद तुम्हें पता नहीं किससे गलत ठहरा रहे हो। और अपने कपड़ों से ध्यान हटाकर उसे देखा और ओरमन को देखकर हैरान रह गई। ओरमन ने उसे देखा और वो भी हैरान रह गया और मन में बोला, यह कबूतरी यहाँ क्या कर रही है? ओस्मी बोली, यू लिटिल ब्रेट। ओरमन भी उसे जवाब देते हुए बोला, साइड हटो, सारा कॉफ़ी गिरा दिया। उसने कप को उठाया और दोबारा कॉफ़ी लेने चला गया। ओस्मी उसकी पीठ को घूरने लगी। ओरमन खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, ये कबूतरी इस हॉस्पिटल में क्या कर रही है? क्यों आई है? ओस्मी भी सोच में पड़ गई थी। एक बॉडीगार्ड की आवाज़ सुनकर होश में आई और बोली, फॉलो मी, और अपने बालों को झटकते हुए आगे बढ़ गई। सेल्वन जो सोफे पर बैठा हुआ था और बॉडीगार्ड्स जो वहीं आसपास थे, एक लड़की को रेड सूट पहने बॉडीगार्ड्स के साथ आते देख चौकन्ने हो गए। सेल्वन भी हैरान होकर देखने लगा और पहचानने की कोशिश करने लगा कि ये मोहतरमा कौन है। ओस्मी अभी अभी हाल ही में फ़ॉरेन से इंडिया आई थी, इसीलिए उसे कोई नहीं जानता था, पर वह फ़ॉरेन में ही रही थी, इसीलिए किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। वो तिया के वार्ड की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन बॉडीगार्ड से नहीं उसे रोक लिया। ओस्मी ने उन्हें घूर कर देखा। उसके बॉडीगार्ड्स ने देखा कि उनकी मैडम को ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड्स नहीं रोकने की हिम्मत की है। वो लोग आगे बढ़े। सेल्वन उनके बीच में जल्दी से आकर बोला, एक्सक्यूज़ मी मैडम, हु आर यू? वो हैरान थी कि एक लड़की ऐसे बेधड़क उनकी यंग मैडम के वार्ड की तरफ बढ़ रही थी। ओस्मी ने सेल्वर को सिर से पाँव तक स्कैन करने के बाद बोली, हाउ आर यू एंड हाउ डे यू स्टॉप मी? सेल्वन अब सोच में पड़ गया कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है, क्या वो दूसरे गोले से आई है जो उन्हें नहीं जानती? वो एलएफजी लॉर्ड फॉरेंस ऑफ द गार्डनेस सबसे बेस्ट सिक्योरिटी कंपनी के बॉडीगार्ड्स थे। उन्हें शॉर्टकट में गार्डियंस के नाम से जानते थे और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। उन्हें देश के पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इनफैक्ट सबकी महंगी पहली पसंद गार्डियंस ही थे, और यह मोहतरमा उन्हें नहीं जानती थी, मतलब दूसरे गोले से आई थी। सेल्वन अपना सिर खुजलाते हुए बोला, सॉरी मैडम, बट यू आर प्रॉब्ली गोइंग टू वर्किंग वर्ल्ड। इनसाइड वी हैव बिग बॉस एंड यंग मैडम। ओस्मी ने उसे घूर कर देखा और बोली, व्हाट डू यू वांट टू से? सेल्वन बोला, दैट वे योर्स टेकिंग ए ब्रेबी इन द वार्निंग पैलेस। दिस इज़ योर लेडी, आवर लेडी बॉस सेज रोम। ओस्मी बोली, डू यू लुक स्टूपिड? आई नो दिस VIP रूम हैज़ बीन अलॉटेड टू तिया अग्रवाल। तिया का नाम सुनकर सेल्वन चौंक गया और बोला, आप हमारी लेडी बॉस को कैसे जानती हैं? हु आर यू? ओस्मी ने उसे खड़ूस लिख दिया और बोली, आई वांट टू मीट तिया, मूव फ्रॉम द फोंट ओ इजली माई
पीपल विल रिमूव। सेल्वन बोला, एक्सक्यूज़ मी मैडम, पहले आप अपना नाम पता बताओ, ऐसे कैसे मिल सकती हैं? ओस्मी बोली, क्यों शादी करनी है जो पूछ रहे हो नाम पता? ये सुनकर सेल्वन हड़बड़ा गया। बाहर की आवाज़ें सुनकर अस्वथ बाहर आया। डोर खुलने की आवाज़ सुनकर ओस्मी ने और सबने पीछे मुड़कर देखा। अस्वथ ने ओस्मी को नहीं देखा और सीधे सेल्वन को देखकर बिना भाव के सवाल करते हुए कहा, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? ओस्मी अस्वथ को देखने लगी। अस्वथ बिखरी हुई हालत में था पर कतई अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। अब अस्वथ आर्यन है, कोई एरा गेरा नहीं। उसमें अस्वथ को सिर से पांव तक स्कैन करने लगी। सेल्वन उसे ऐसा करते हुए देखकर मन में बोला, सच में ये मोहतरमा दूसरे गोले से ही आई है। सबको सिर से पांव तक स्कैन किए जा रही है जैसे इंसान पहली बार देख रही हो। सेल्वन बोला, सॉरी बॉस, ये मैडम यंग मैडम से मिलना चाहती हैं, ऊपर से अपनी आइडेंटिटी बता नहीं रही हैं। उसमें अस्वथ को घूरने में बिजी थी। अस्वथ ने उस पर एक तीखी नज़र डाली। ओस्मी एकदम से सकपका गई और अस्वथ को घूरना बंद किया। अस्वथ ओस्मी की तरफ रुख करके बोला, मिस आनंद, आपको नहीं लगता कि आप ऐसे बिहेव करके खुद को दूसरे ग्रह की प्राणी साबित कर रही हैं? आप इसी ग्रह की हैं, सो प्लीज़ ऐसे पहली बार इंसान देख रही हो जैसे बिहेव करना बंद करो। ये सुनकर ओस्मी उसे हैरान होकर देखने लगी और बोली, तुम्हें कैसे पता कि मेरा सरनेम आनंद है? अस्वथ ने उसके सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और बोला, ये आनंद फैमिली से हैं, आनंद फैमिली की छोटी बेटी ओस्मी आनंद। ये सुनकर एलएफजी के सारे बॉडीगार्ड्स और खुद सेल्वन ओस्मी को देखने लगी। उसी वक्त ओरमन भी पहुंच गया था और उसने ओस्मी का नाम सुन लिया था। वो बोला, क्या कहा ये कबूतरी आनंद फैमिली से? सीरियसली? ये सुनकर सब लोगों ने ओरमन को देखा जिसके दोनों हाथों में कॉफ़ी के कप थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके शर्ट के 3 बटन ओपन थे और उसके सफ़ेद शर्ट पर कॉफ़ी गिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कॉफ़ी से उसकी शर्ट पर कलाकारी की हो। वो एकदम अजीब लग रहा था। वह जल्दी से आया और कॉफ़ी के कप को सेल्वन को पकड़ा दिया और ओस्मी के एकदम सामने जाकर खड़ा हो गया और अपना चेहरा उसकी तरफ चेहरे के एकदम पास ले गया। उसकी इस हरकत से ओस्मी हक्की बक्की रह गई और मैंने अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ लिया और बस सब आंखें फाड़कर देखने लगी। और मन ओस्मी के चेहरे को लेफ़्ट राइट करके देखते हुए बोला, ये ओस्मी आनंद है? सीरियसली? ये क्या मजाक है? मतलब ये कबूतरी अभिनंदानंद आनंद की पोती है? पर लगती तो नहीं है। ये सुनकर ओस्मी उसे घूरने लगी। जहाँ कुछ देर पहले ओरमन के छूने से ओस्मी की हार्टबीट रोलर कोस्टर जैसी हो गई थी, अब ओरमन के ऐसा कहने से रोलर कोस्टर रुक गई थी। वो गुस्से में आ गई और अपनी हील की नोक ओरमन के पैर पर दे मारा। ओरमन दर्द से चीखते हुए बोला, इस कबूतर से मुझे बचा लो। हाय, मार ही डाला और उसके चेहरे को छोड़ दिया और उछलते हुए अपने पैर को पकड़ लिया और बंदर की तरह उछलने लगा। ओरमन बोला, श्राप लगेगा तुमको मेरा, देखना तुमको एकदम खड़ूस लाइफ पार्टनर मिलेगा जो तुम्हारी एक भी बात नहीं मानेगा। श्राप है मेरा। ये सुनते ही उसमें उस पर जंगली बिल्ली की तरह टूट पड़ी। वो चिल्लाकर बोले, यू लिटिल बेट, आइल किल यू, और उसके बाल पकड़ लिए। बदले में ओरमन ने भी उसके बाल पकड़ लिए और दोनों छोटे बच्चे की तरह लड़ने लगे। और बाकी सब लोग कभी एक दूसरे का मुंह देखते तो कभी उन्हें देखते। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सांप और नेवले का झगड़ा देख रहे हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह दोनों इतनी छोटी सी बात पर झगड़ा क्यों कर रहे हैं। अस्वथ ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और वापस वार्ड के अंदर चला गया और डोर अंदर से बंद कर दिया। उसे डर था कि कहीं उनकी वजह से तिया डिस्टर्ब ना हो जाए। उसने तिया को सोते हुए देखा और चैन की सांस ली और जाकर तिया के बेड पर उसके पास लेट गया और उसके सिर को सहलाने लगा। वीआईपी वार्ड होने की वजह से बेड काफ़ी बड़ा था। उसमें 3 लोग तो आराम के साथ आ सकते थे और इधर वार्ड के बाहर ओस्मी और ओरमन बच्चों की तरह एक दूसरे पर झपट्टा मार रहे थे और एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते और मन का पैर स्लिप हो गया। वह ओस्मी के लेकर सोफे पर गिर पड़ा। दोनों के बॉडीगार्ड्स अपनी आंखें बड़ी करके और अपने मुंह पर हाथ रखकर उन्हें देख रहे थे।
सेवरन की तो लगभग आंखें ही बाहर आने वाली थी, क्योंकि ओरमन के लिप्स ओस्मी की लिप्स से मिल गए थे और दोनों की आंखें सदमे की वजह से खुली की खुली रह गई थी और दोनों वैसे ही थे। सिचुएशन बहुत ज़्यादा अफोर्ड हो गई थी। ओस्मी होश में आए और उसे एहसास हुआ कि वो किस अफोर्ड सिचुएशन में है। उसने ओरमन को ज़ोर से धक्का दिया। ओरमन सीधे फर्श पर को चूम लिया, गिर गया। सबने अपने मुंह पर शोक के मारे हाथ रखा था और उन्हें देख रहे थे। ओस्मी उठी और अपने लिप्स को पोंछते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ओरमन उसी वक्त खड़ा हुआ था और ओस्मी उस पर जंगली बिल्ली की तरह दोबारा झपटी। ओरमन ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और बोला, हे कबूतरी, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमने चूमने का। वो तो गलती से हो गया, पर मुझ पर ऐसे झपटने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हें रॉकेट में बांधकर मंगल में भेज दूंगा, फिर वहाँ पर दंगल करना। ये सुनकर ओस्मी उसे पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए लगी और बोली, यू आर लिविंग माई हैंड्स फॉर नोट। ओरमन उसे जवाब देते हुए बोला, नहीं, तुम्हारे जैसी जंगली बिल्ली को गले में घंटी बांधकर रखना चाहिए, ना जाने कब अपना पंजा मार दो। मुझे तो पहले लगता था तुम बस कबूतरी तुम बस कबूतरी हो, पर अब तो तुम जंगली बिल्ली भी हो। और छोड़ दिया। उसमें गुस्से में बोली, क्या कहा तुमने? मुझे कबूतरी कहा? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? सेल्वन दोनों दोबारा एक दूसरे पर झपटने। वो कॉफ़ी के कप पर एक गार्ड को पकड़ाकर दोनों तरफ के बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोला, हे लुक, व्हाट आर यू स्टॉपिंग दिस टू? दिस इज हॉस्पिटल, नॉट एनी एम्प्लीमेंटर। ये सुनकर दोनों तरफ के बॉडीगार्ड्स ने दोनों को पकड़ लिया। उसमें चिल्लाए। उससे पहले सेल्वन ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। ओरमन चिल्लाकर बोला, तू मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता, छोड़ना बोल। सेल्वन ओस्मी का मुंह बंद किए ही ओरमन की टांग पर किक मारते हुए बोला, अपना मुंह बंद कर कमीने, ये हॉस्पिटल है, कोई अखाड़ा नहीं। और तुझे शर्म नहीं आती लड़की के साथ ऐसे लड़ते हुए? लड़के के साथ केट फाइट कर रहा है। ओरमन फटाक से बोला, नहीं आती शर्म इस कबूतरी से लड़ने में। पिछली बार यूएसए में इस कबूतरी ने मेरे साथ क्या किया था तुम नहीं जानते। सेल्वन खींचते हुए बोला, नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? मिस आनंद ने क्या किया था? मैं तुम्हारे साथ नहीं गया था। नहीं पता। और प्लीज़, हाँ, तुम दोनों को लड़ना है तो रिंग में जाकर लड़ो, पर यहाँ नहीं। क्यों हॉस्पिटल में शोर मचा रहे हो? ओरमन, तुम ऐसे तो नहीं थे, अचानक से तुम्हारी अंदर किसकी आत्मा आ गई? कहीं आदित्य की तो नहीं आ गई है? ओरमन को याद आया कि वह तो LFG का CEO है और क्यों सेल्वन के साथ टाइम वेस्ट कर रहा है। वो बोला, माई ऑर्डर इज लेवल मीट एंड टेक दिस गर्ल आउट। उसके बॉडीगार्ड ने सेल्वन को देखा और बोला, आई एम नॉट CEO ऑफ LFG, ओबे मी। सेल्वन बीच में ही बोला, छोड़ना मत, वरना दोबारा झपट्टा मारेगा। आज उसके अंदर आदित्य की आत्मा आ गई है और उसे पकड़कर रखो। वहीं ओस्मी ने सेल्वन का हाथ बाइट कर लिया। सेल्वन ने जल्दी से अपना हाथ हटाया और अपने मुंह को झटकते हुए बोला, हाय मेरा हाथ। उसके दांत सच में बहुत तेज़ हैं, बाप रे, इतने ज़ोर से काटा है। और मन जल्दी से बोला, अब पता चला ये कितनी खतरनाक है, जाकर इंजेक्शन लगवाओ लो, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। ओस्मी बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे काटने से उसे क्यों इन्फेक्शन होगा? ओरमन बोला, तुम्हारे काटने से पक्का इन्फेक्शन होगा, क्योंकि तुम बिल्ली हो, कबूतरी हो। उनकी आवाज़ सुनकर अश्वथ, जो तिया के पास सोया हुआ था, उठकर बाहर आया और बोला, क्या तमाशा लगा रखा है? कोई शो चल रहा है क्या? यह हॉस्पिटल है, मोहल्ले की आंटियों की तरह क्यों झगड़ रहे हो? सब चुप हो गए। ओस्मी बोली, मुझे तिया से मिलना है। अश्वथ ने उसे घूर कर देखा। ओस्मी को पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा था जैसे अश्वथ अगर कुछ देर और खड़ी रही तो उसे पक्का टपका देगा। वो बोली,
ओके, हम सुबह आएंगे। और जितनी जल्दी हो सके अपने बॉडीगार्ड्स के साथ रफू चक्कर हो गई। ओरबन ने खुद को चिढ़ाया और बोला, तुम बाहर क्यों आए? अश्वथ ने उसे घूर कर देखा, जिसे कह रहा हो, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है कि मैं क्यों बाहर आया हूँ? तुम लोगों की वजह से ही बाहर आया हूँ। ओरमन उसके देखने का मतलब समझ गया और बोला, अब वो सॉरी, और इधर उधर देखने लगा। अश्वथ बोला, तुम उसे लड़ क्यों रहे थे? ओरमन बोला, पर्सनल प्रॉब्लम है। मुझे वह कबूतरी को देखकर ही चिढ़ मचती है। जब से उसने मुझे यूएसए में फंसा दिया था, तब से वो मुझे पसंद नहीं है। अश्वथ बोला, तो उसे इससे बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे थे? वरना तुम तो कभी किसी के मामलों में दखल नहीं देते, इनफैक्ट ऐसे झगड़ों में भी नहीं फंसते। फिर अचानक उसके साथ कैट फाइट करने लगे, एक दूसरे के बाल खींच रहे थे। वह अश्वथ, जाओ रेस्ट करो। ओरमन के ये कहने पर उस वार्ड के अंदर धकेल दिया और डोर बंद कर दिया और चैन की सांस लेकर पीछे मुड़ा। सैलोन और सारे गार्ड्स उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। ओरमन बोला, अभी आया, और भाग गया। अश्वथ ने तिया को देखा और गहरी सांस लेकर सोफे पर बैठ गया और खुद से बोला, ओस्मी आनंद यहाँ, मतलब आनंद फैमिली को छोटी गिलेरी के बारे में पता चल ही गया। और उज्जवल आंटी के डैड यानी अभिनंदा आनंद दादाजी ने ही ओस्मी को भेजा होगा। मतलब वो छोटी गिलेरी को ले जाना चाहते हैं। और अपने फ़ोन को निकाला और उस सैलून को अपने कपड़े लाने को कहा और वार्ड के ही बाथरूम में नहाने चला गया। वीआईपी वार्ड होने की वजह से बाथरूम बहुत अच्छा था और बहुत बड़ा भी था। वहीं ओस्मी को हॉस्पिटल के कुछ ही दूर पे एक होटल था, वहाँ रूम बुक करना पड़ा। वो अपने होटल रूम में ओरमन के बारे में सोचने लगी, कितना चेंज हो गया है, अब तो चश्मा भी लगाने लगा है। तभी उसे याद आया कि उसने उसे कबूतरी कहा था। वो बोली, उसने मुझे कबूतरी कहा? उसके अंदर से आवाज़ आई, तुझे शराब भी तो दिया, भूल गई? ओस्मी और ओरमन का एक सीक्रेट था जो सिर्फ वही दोनों जानते थे। ओरमन ने सबसे छिपा कर रखा था और अश्वथ को भी नहीं बताया था। वहीं ओरमन की भी हॉस्पिटल के अटैच में था। सोच रहा था कि सफ़ेद झूठ बोलने वाली सफ़ेद कबूतरी और ऊपर आसमान को देखने लगा।